वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो आज हमारी यूपी टेट सीडीपी की थर्ड क्लास है। हम पिछली क्लासेस में विभिन्न अवस्थाओं में जो मानसिक विकास होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी में ही आगे है बुद्धि। देखिए, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि जो है किसी भी इंसान की मानसिक योग्यता से जुड़ी हुई है, मेंटल एबिलिटी से, क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी तीव्र होगी वो बच्चा उतना ही मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम माना जाता है। ठीक है। सामान्यतः सीखने, तर्क, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। जो मनुष्य सीखता है, तर्क करता है, सोचता समझता है, कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, अमूर्त चिंतन करता है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सभी बच्चे के अंदर उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। अगर किसी बच्चे की बुद्धि अधिक है तो वो बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर सकता है, और यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर होगी, और फिर वो बच्चा उसी फील्ड में आगे अपना काम कर सकता है। जैसे कि आज तक जितनी भी खोजें हुई हैं वो सभी खोजें किसी ना किसी साइंटिस्ट के माइंड में पहले आई हैं, माइंड में डेवलप हुई हैं, और बाद में वो जो है उन्होंने उस खोज को अपना स्थूल रूप दिया है। यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज में जब भी कोई इन्वेंशन आती है उससे पहले वो इन्वेंशन एब्स्ट्रैक्टली माइंड के अंदर डेवलप होती है। तो जो मनुष्य की बुद्धि है वो सीखना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना है। तो कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बुद्धि के बारे में अलग अलग अपने विचार रखे थे। जैसे वुडवर्थ वुडवर्थ का मानना था कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मन का मानना था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने का मानना था कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्न का मानना था कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। फिर है हमारे पास बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फार्मूला हमारे पास है कि बुद्धि लब्धि किसके बराबर होती है? वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई विथ 100 के बराबर होती है। तो जो मनुष्य की बुद्धि लब्धि है वो उसकी मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100 के बराबर होती है। ठीक है। आगे है मानसिक आयु। मानसिक आयु मान लीजिए किसी बच्चे की 10 वर्ष है और वास्तविक आयु उसी बच्चे की 8 वर्ष है। यानी कि बच्चा 8 साल का है परंतु उसके दिमाग की जो योग्यता है वो 10 वर्ष के बच्चे के जैसी है। वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड होगा ये। तो इसकी बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई विद 100 हुआ। तो आप क्या करोगे, 10 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई विद 100 और आपको 125 मिलेगा। यानी कि ये बच्चा जो है जीनियस लेवल का है, वेरी सुपीरियर बच्चा है ये आपका। जो 125 का बच्चा होता है वो वेरी सुपीरियर होता है। 125 से 140 पर जब बच्चा जाएगा तो वो जीनियस हो जाएगा। तो यानी कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है ये, क्योंकि ये बच्चा जो है 8 साल का है और 10 साल के बच्चे के जितनी नॉलेज रखता है उतनी बुद्धि लब्धि इसकी है, मानसिक आयु इसकी है। तो यानी कि इसकी बुद्धि लब्धि तीव्र है, तो इंटेलिजेंट है ये बच्चा। तो बुद्धि नापने के लिए हमने बुद्धि लब्धि IQ का प्रयोग किया। फिर है आगे, बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो जो बुद्धि लब्धि है उससे आप किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगा सकते हो।
इसकी खोज जो है टर्मन नामक साइकोलॉजिस्ट ने की थी कि मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, उस टेबल के हिसाब से आप जो है पता लगा सकते हो। और जो ये टेबल थी टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार की थी। उनका क्या मकसद था इसके पीछे कि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसे लोगों की खोज की जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो अति तीव्र थी, यानी कि ज्यादा बुद्धि लब्धि के वो लोग थे। क्योंकि अगर ज्यादा बुद्धि लब्धि का इंसान होगा तो वो युद्ध क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। किसी भी तरीके का अगर कोई भी वार चल रहा है तो उसमें अच्छी बुद्धि लब्धि का जो इंसान होगा वो अच्छे से लड़ाई लड़ेगा। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टर्मन जो साइंटिस्ट हुए थे, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सब खोजें की थी। और फिर उन्होंने उन डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर जो भी सोल्जर्स हम अमेरिकन इकट्ठे कर रहे थे कि भाई हमें जो है और सोल्जर्स चाहिए, तो उनकी इसी पद्धति के आधार पर उन्होंने सिलेक्ट किया था अपने सैनिकों को कि जिनकी बुद्धि लब्धि जो है अच्छी हो, हम जो है उन्हें अपनी सेना में पहले रखेंगे ताकि हम प्रथम विश्व युद्ध को जीत सके और विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में हम आगे आ सके। तो टर्मन का योगदान जो है इस क्षेत्र में सबसे अधिक रहा है। और उनके दिमाग में जो ये बात आई वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आई थी और ये इसकी खोज जो है अमेरिका में ही सबसे पहले की गई थी। ठीक है, और क्यों की गई थी? क्योंकि भाई उन्हें सोल्जर्स चाहिए थे, अच्छे सोल्जर्स की जरूरत थी। तो जो उनका वर्गीकरण है वो इस तरीके का है कि 140 या उससे अधिक जो बच्चा होगा वो प्रतिभाशाली होगा, जीनियस होगा। 120 से 140 का जो बच्चा होगा वो वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ होगा। 110 से 120 की बुद्धि लब्धि जिस बच्चे की होगी वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला, सुपीरियर होगा। ठीक है, 90 से 110 जिसकी होगी वो सामान्य बुद्धि वाला होगा, एवरेज बच्चा होगा। 80 से 90 जिसकी बुद्धि होगी वो मंद बुद्धि, डल माइंड बच्चा होगा। 70 से 80 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वह बच्चा क्षीण बुद्धि वाला या फीबल माइंड होगा। 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वह बच्चा निश्चित क्षीण बुद्धि वाला होगा, यानी कि डेफिनेट डिफाइनलिटी फीबल माइंडेड पर्सन। ठीक है, तो देखिए 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो जीनियस होगा। 120 से 140 के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो वेरी सुपीरियर होगा। 110 से 120 जिसकी होगी वो सुपीरियर होगा। 90 से 110 जिसकी होगी वो एवरेज बुद्धि वाला होगा। 80 से 90 जिसकी होगी वो डल माइंडेड होगा। और 70 से 80 जिसकी होगी वो फीबल माइंड का होगा। और 70 से कम जो होगा वो डेफिनेटली फीबल माइंड का बच्चा होगा। फिर है 50 से 70 के बीच में। जब 50 से 70 के बीच में किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी तो वो बच्चा मोरॉन टाइप का, यानी कि अल्प बुद्धि होगा। 20 या 25 से कम, 25 से 50 तक की बुद्धि जिसकी होगी वो मूर्ख बच्चा होगा, इम्बिसाइल बच्चा होगा। आप उसे बार बार बताते रहोगे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर 20 से 25 से भी कम किसी की बुद्धि लब्धि अगर होगी तो वो बच्चा महामूर्ख, इडियट टाइप का होगा। यानी कि ऐसा बच्चा, यानी कि कोई भी काम अच्छे से बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी यहाँ तक कि ऐसा टाइम आ सकता है कि उस बच्चे के अंदर कि वो अपने शारीरिक क्रियाएं भी अच्छे से ना कर सके, अपने शरीर पर जो है उसका कंट्रोल ना हो, हाथ पैर इधर उधर मारना, दिमाग पर कंट्रोल ना होना। तो एक बच्चा जो है इस तरीके का भी हो सकता है जो 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि का हो। इसीलिए किसी को भी कभी भी इडियट या महामूर्ख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के विकार का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, फिर है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट की जरूरत होती है। तो जो युद्ध था उस टाइम पर बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस के टेस्ट किए गए। जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक
कैसे पता चल सकता है कि सामने वाला इंसान कितना जीनियस है, कितना सुपीरियर है, उसकी इंटेलिजेंस पावर कितनी है। तो उसके लिए टेस्ट बनाए टर्मन ने, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में उन्होंने बांटा था। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो एक ही मनुष्य पर होगा, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो समूह पर होगा। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण जो है बिने ने किया था। बिने एक साइंटिस्ट थे। एक समय में एक ही व्यक्ति पर इन्होंने ये प्रयोग किया। फिर थी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि एक समय में आप अनेक व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि को चेक कर सकते हो। और इसका प्रारंभ जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका में किया गया था, क्योंकि उन्हें जो थे क्या चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे अपने अच्छे सोल्जर्स। तो इसके लिए उन्होंने जो है इनका प्रयोग करना शुरू किया। व्यक्तिक व सामूहिक बुद्धि जो होती है वो दोनों प्रकार के परीक्षणों के दो रूप हो सकते हैं। यानी कि व्यक्तिक बुद्धि एक व्यक्ति पर होने वाली के भी दो प्रकार हैं, और सामूहिक वाली के भी दो प्रकार के परीक्षण हैं। ठीक है, दो रूप हैं इनके। पहला रूप तो था भाषात्मक कि भाई आप वर्बली किसी का टेस्ट लोगे। फिर है क्रियात्मक, यानी कि आप जो है नॉन वर्बली किसी का टेस्ट लोगे, एक्टिविटी वगैरह करवा करके आप जो है टेस्ट लोगे। ठीक है, दो यानी कि दो टाइप के आपके परीक्षण हो गए, व्यक्तिक और सामूहिक। आगे उनके दो ही रूप हो गए, भाषात्मक और क्रियात्मक, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। तो जो आपका भाषात्मक वर्बल रूप था उसमें देखिए, भाषा का प्रयोग अमूर्त बुद्धि की परीक्षा, लिखने पढ़ने का ज्ञान चेक करना, प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित करके देने से होता है। ठीक है, आप क्या करोगे भाषात्मक में, बच्चे के लिखने पढ़ने का ज्ञान चेक करोगे, प्रश्नों के उत्तर दोगे, गोला भरने के लिए दे सकते हो आप, उनमें मल्टीप्लिकेशन दे सकते हो, या कोई रेखा ड्रॉ करने की कह सकते हो कि आप आंसर पर कोई लाइन ड्रॉ कर देना, बता देना कि इस लाइन में आपका आंसर क्या है, सर्कल करने के लिए कह सकते हो। ठीक है, निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भाषात्मक है प्रकार, उसमें आप अगर किसी का टेस्ट ले रहे हो तो कैसे टेस्ट लोगे, कि भाई आप अंक गणित के प्रश्न पूछ सकते हो, आप व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो, और समानार्थी या विलोम शब्द के भी आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, और बेतरतीब आप शब्दों को तरतीब में लिखना सीख सकते हो। यानी कि आपके शब्द जो है आगे पीछे लिखे हुए हैं और आप उन्हें सही क्रम में लिखोगे। तो एक आप इस तरीके के अपने बच्चों से जो है क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप जो है निम्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो। अब एग्जाम में ये मैंने 5 टाइप जो लिखे हुए हैं, 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यूपी के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुए ना उसमें आए हुए हैं। तो जैसे कि किसी से पूछ लिया, किसी क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी बच्चे को दे रहे हो, तो वो कौन से श्रेणी में आता है आपका, तो वो आपके टेस्ट जो है उसमें वर्बल में आता है। इसी तरीके से अगर एक व्यक्ति इशारा कर रहा है कि अपने दूसरे मित्र को कि भाई आपको रोड उधर से क्रॉस करना है, तो वो कौन सी बुद्धि हो गई, वो वर्बल हो गया, वर्बल टेस्ट हो गया, सॉरी, तो वो वर्बल टेस्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, इन 5 में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे अंक गणित के प्रश्न पूछ सकते हो आप वर्बल टेस्ट में, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो आप, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हो आप, समानार्थी या विलोम शब्द आप बच्चों से पूछ सकते हो पेपर में, और बेतरतीब यानी कि आपने आगे पीछे शब्द लिख दिए हैं और उनको आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्रियात्मक और नॉन वर्बल, भाषा ज्ञान कम होता है इसमें, या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसे भी आपने लोग बाग देखे होंगे भाई जिनकी बुद्धि जो है ना पढ़ने लिखने में तो ज्यादा चलेगी नहीं, मन नहीं करता भाई उसमें टेस्ट वगैरह में रिटन वर्क में उनके मार्क्स कम आते हैं, पर वो बच्चे ना टेक्निकल चीजों में ज्यादा तेज होते हैं। तो जो वो बच्चे हैं टेक्निकल फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं, उनके लिए आप नॉन वर्बल टेस्ट
टेस्ट रखते हो, ठीक है। तो जब आप नॉन वर्बल टेस्ट रखते हो तो उसके अंतर्गत आप क्या देखते हो, बच्चे की मूर्त बुद्धि का पता लगाओगे आप, कि बच्चा जो है अपने सामने पड़ी हुई चीजों का प्रयोग किस तरीके से करता है। अगर उसके सामने कोई एपरेटस रखा हुआ है और वो खराब है तो वो उसे कितनी जल्दी ठीक करता है, क्या ठीक भी कर पाता है या नहीं। यानी कि टेक्निकल फील्ड में बच्चे का हाथ जो है ज्यादा अच्छे से चलेगा। अब मान लीजिए आप कोई वार हो जाए कंट्री में, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होगा, अपने जो है जो भी आपके यानी कि बंदूक है वगैरह, गोले वगैरह फेंकने होंगे, तो उसके लिए आप मूर्त बुद्धि का ही तो प्रयोग करोगे। टेक्निकल फील्ड में आप कैसे हो, तो उसके लिए जो है आप नॉन वर्बल टेस्ट लोगे। फिर है वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करने में आप नॉन वर्बल चीजों का, नॉन वर्बल टेस्ट का प्रयोग करोगे। समस्यापूर्ण कार्य दोगे आप बच्चे को और देखोगे कि भाई वो उसको सोल्व कर पाता है या नहीं सोल्व कर पाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करने को कहोगे आप। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बतानी होगी। आपने बच्चे को कोई चित्र दे दिया और फिर आपने उससे पूछ लिया कुछ ऐसी चीज कि भाई जिसका आंसर ही ना दे पाए वो, और फिर भी बच्चा उसका आंसर दे दे, तो यानी कि वो बच्चा जो है एक इंटेलिजेंट बच्चा है आपके पास। फिर है तिकोनी और चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करने का आप टेस्ट दे सकते हो बच्चे को। भूल भुलैयों से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना आदि। यानी कि आपने जब आप छोटे थे तो उस टाइम पर आपने कॉमिक्स वगैरह के अंदर देखा होगा कि भाई एक भूल भुलैया सी होती है कि आपके पास ना एक चूहा है और उसे जो है अपने फ्रूट है या ब्रेड है उस तक जाना है, रास्ते से होते, तो आप बताइए किस रास्ते से होकर के वो जाएगा। इस तरह की कॉमिक्स आती थी। तो उसके अंदर जो ये टेस्ट है ना वो बच्चे के नॉन वर्बल टेस्ट को देखने के लिए होता है। एक आपने देखा होगा कि स्टिकर से लगे होते हैं, वो कनेक्ट करने होते हैं आपस में, तो वो भी क्या है, नॉन वर्बल टेस्ट है। और बच्चों के आपने वो देखे होंगे आजकल 100 रुपीज के टॉयज आते हैं, बिल्डिंग बनानी होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने होते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं उसे। तो उसका यूज भी जो है हम बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि को चेक करने के लिए करते हैं। और ये जो है एक नॉन वर्बल टेस्ट है, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रियात्मक जो है टेस्ट है ये। तो इस तरीके से आप जो है बच्चों के टेस्ट ले सकते हो, उनकी बुद्धि लब्धि का पता लगा सकते हो। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कैसे हैं उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिखे हैं मैंने। जैसे कि व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण, इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट है, तो उसके अंदर जो है बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये 2 प्रकार के आपके परीक्षण हुए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बिने साइमन स्केल किसके अंतर्गत आता है, इंडिविजुअल के या ग्रुप के, तो इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट के अंतर्गत आता है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल भी जो है इंडिविजुअल लैंग्वेज के अंडर आता है, क्योंकि व्यक्तिगत जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है ना वो बिने के द्वारा किया गया था। तो जब बिने के द्वारा व्यक्तिक किया गया था तो जितने भी व्यक्तिक वाले होंगे ना उसमें बिने का नाम तो जरूर ही होगा। तो जहां पर भी बिने का नाम मिले ना वो व्यक्तिक वाला है, इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट है आपका, ठीक है। व्यक्तिक क्रियात्मक है, अब देखिए व्यक्तिक क्रियात्मक है वो लैंग्वेज वाला था। तो जब व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट होगा वो 2 टाइप के हैं। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण हुआ और वेशलर वैल्यूब टेस्ट हुआ। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसके अंतर्गत आता है, इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट के अंतर्गत, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंतर्गत, ग्रुप लैंग्वेज के या ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत। तो आप उसमें क्या कहोगे कि भाई ये जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये नोट्स जो है परफेक्ट बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। फिर है आपका सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, यानी कि ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें जो है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट हुआ है और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, यानी कि आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो जो हमारे आज तक टेस्ट हुए हैं वो सभी के सभी इसमें लिखे हुए हैं कि कौन सा किस कैटेगरी के अंडर आता है। फिर है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण टेस्ट, यानी कि ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, ये है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा
टेस्ट सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है और आर्मी अल्फा टेस्ट ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट के अंतर्गत आता है। फिर है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट जो है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है और ये भी ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें हमने बुद्धि और बुद्धिलब्धि के बारे में पढ़ा। कल हम अपनी विभिन्न प्रकार की जो हमारे संज्ञानात्मक विकास है विभिन्न स्टेजेस में विभिन्न अवस्थाओं में जो विभिन्न संज्ञानात्मक विकास हैं उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आज जो है हमारा ये टॉपिक जो था मानसिक विकास का जो विभिन्न अवस्थाओं में होता है वो आज हमारा कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। कल हम संज्ञानात्मक विकास का करेंगे और जो हमारी वीडियोस हैं उसके थंबनेल पर जो टॉपिक है वो यही लिखा हुआ है कि भाई आपका जो है ये टेस्ट ये विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के विकास ये आपका टॉपिक है जो अभी चल रहा है मेन टॉपिक जो आप उसमें भी देखोगे अपने यूपी टेट के सिलेबस में। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।